बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मार्ट सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में शहर कायद कराची से खबर शामिल करेंगे। आज सुबह की अगर बात की जाए तो शहर कायद कराची में आग का एक वाक़या पेश आया जो कि शदीद नौयत का नहीं था, लेकिन अगर शाम की बात की जाए, अब से कुछ देर कबल की बात की जाए तो आयशा मंजिल के करीब शॉपिंग मॉल में जो आग लगी है, यकीनन ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट है और ये संगीन नौयत का इंसिडेंट बताया जा रहा है। इस आग ने 4 मंजिला इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। मुतादिद दुकानों में ये आग भड़क उठी और बताया जा रहा है कि फॉर्म की दुकानों में ये आग लगी है, ये मैट्रेस की जो है वो दुकानों में ये आग लगी और ये आग बढ़ते बढ़ते जो है उसने 4 मंजिला इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त शहर कायद कराची की जो सूरत हाल है उससे अगर हम आपको आगाह करें तो इस वक्त जो है वो 9 जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग को बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। साथ ही साथ कुछ बयानात का सिलसिला भी जारी और सारी है। अगर हम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात करें तो उन्होंने अब से कुछ देर कबल ये बयान दिया है कि शहर कायद में ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होने चाहिए। ऐसी तमाम बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स और रिहायशी इमारात का वक्त पर ऑडिट होना ज़रूरी है। साथ ही अगर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की हम बात करें तो उनका भी एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने भी यही कहा कि शहर कायद कराची में ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वक्त पर ऐसे जो हैं वो वाक़यात की फ़ौरी कार्रवाई करके इस तरह के अगर इंसिडेंट होते भी हैं तो उन पर फ़ौरी काबू पाना ज़रूरी है। हर उस इमारत की जांच पड़ताल फ़ौरन की जाए जहां ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। शहर कायद से हमारे साथ नुमाइंदा सच न्यूज़ मौजूद हैं। उनसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं, उसके बाद जो है हम अपने मेहमानों की जानिब भी बढ़ेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका ओपिनियन क्या है, इस तरह के वाक़यात रोनुमा होने से कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से जो है वो इस तरह के वाक़यात रोनुमा अगर हो जाएं तो सेफ़ एग्ज़िट कैसे हो सकता है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सेफ़ एग्ज़िट क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उन पर जो है किस तरह से फॉलो किया जा सकता है। इस तरह से हमने जो है वो जो बात करें कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध के, इस तरह की जितनी भी इमारात हैं उनकी फ़ौरी जांच पड़ताल ज़रूरी है। इससे कबल क्या जांच पड़ताल की गई है? मुर्तज़ा वहाब साहब अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी इमारात का फ़ौरी ऑडिट होना चाहिए तो क्या इससे कबल ऑडिट हुआ है, नहीं हुआ है? जो इस वक्त शहर कायद की सूरत हाल है, सिंध हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है? अगर अब बयानात दे रहे हैं, इससे पहले बयानात क्यों नहीं दिए गए? इससे पहले ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए क्यों कोशिशें नहीं की गई? हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ लेते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं, फिर शहर कायद की जो है वो हम ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची मुज़ाहिर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुज़ाहिर साहब, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या जो कराची में इस वक्त पेश आया है और इस वक्त आग पर जो बताया जा रहा है काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह कर दीजिए, फिर हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये आयशा मंजिल का एक इलाका है कराची का जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ था एक शॉप के अंदर ही, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद जो है वो दुकान में आग लग गई। और आग, क्योंकि वहाँ फर्नीचर की दुकान है, फोम वगैरह रखा हुआ, तो देखते देखते जो है वो आग भड़क उठी। ना सिर्फ भड़की बल्कि जो फ्लैट उसके ऊपर जो है वो रिहायशी फ्लैट थे, ये आग जो है वो उसमें चली गई और इसे चारों तरफ से जो है ना फैलने का सिलसिला सीधे जाएगा। तो आग लगने के आधे घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड की जो है वो तकरीबन 2 गाड़ियां पहले पहुंची थी। इसके बाद जब आग की शिद्दत देखी कि बहुत बढ़ती हुई आग है तो मजीद 3 गाड़ियां और आई जिसने आग को जो पहले कंट्रोल करने की कोशिश की। तो हम अभी तक आग जो है वो कंट्रोल में नहीं आई। मुतअद्दिद इसमें देखने में आया कि लोग जो है भागते दौड़ते भी नजर आए, अपने फ्लैट से बाहर निकलते हुए नजर आए। इसके अलावा क्योंकि इलाका कुछ इस तरह का है, ऑफिस से दफा से लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा फ्लो था, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी में मौजूद आई और उन्होंने जो है वो इलाके को थोड़ा कॉर्डन ऑफ किया और ट्रैफिक की रवानी को दूसरी तरफ से वन वे करवाया, जिसके बाद जो है इमदादी कार्रवाइयों को तेजी से अमल में लाया गया। अच्छा मुज़ाहिर सईद साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि जाए वकुआ पर आधे घंटे के डिले से जो है वो फायर फाइटर्स पहुंचे हैं, तो क्या इस डिले की वजह से आग ज्यादा जो है तेजी से फैल गई? जी बिल्कुल, देखिए आग क्योंकि फर्नीचर की दुकान में लगी हुई है और शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहां पर तमाम तरह से सामान रुई फोम वगैरह में मौजूद था, जिसकी बाइस जो है वो आग तेजी से फैलती रही। जैसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने आग पे काबू पाने की कोशिश की। ट्रैफिक और दीगर मसाइल की वजह से, क्योंकि चलता हुआ रोड है, मार्केट है पूरी और शाम का टाइम है और दफादक से भी लोग वापस आ रहे हैं, ट्रैफिक का गैर मामूली फ्लो होता है इस रोड पे, तो जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां थोड़ा तात्तुर का शिकार है। लेकिन अब देखने में
है बिलातातुल वहाँ पर जो वो काम किया जा रहा है। वाटर बोर्ड की तरफ से भी बाउजर वहाँ भेज चुके हैं, पानी के टैंकर वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद है। इलाके के लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करें, इमदादी कार्रवाइयाँ करना सारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक मार्केट का एरिया तो लोग फौरन हुजूम की सूरत में जो है ना इर्द गिर्द जमा जाते हैं, जिसकी वजह से ये इमदादी कार्रवाइयाँ भी जो है वो ताखिर का शिकार होती हैं। ठीक हो गया। मज़ाहिर सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ हमारे दो और मेहमान भी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, महरीन सब्तैन साहिबा हैं, सत्तार खान साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे, साथ ही आपसे आपका ओपिनियन भी लेते हैं। सत्तार खान साहब, अगर आपसे गुफ्तगू का हम आगाज़ करें, जैसे अभी हमें करंट सिचुएशन बता रहे थे मज़ाहिर सईद साहब, उसी पर मबनी हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, ये जिस तरह से अभी आधे घंटे के डिले के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, और साथ ही जैसे इलाके की नौयत के हवाले से ही मुजाहिर साहब कह रहे थे कि इलाका इस तरह का है कि वहां पर फौरी जो है कार्रवाई करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक का फ्लो भी ज़्यादा है। तो सर, आपको नहीं लगता कि अगर वहाँ पे मार्केट है, शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ रिहायशी इमारत नहीं होनी चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में हम रहते हैं, तो पाकिस्तान में जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पूरी दुनिया में रिक्वायर्ड होती हैं, हमारी नज़रें उस पर नहीं होती। उसमें ये आग लगने का भी होता है। हमें यही नहीं पता कि आग लगने, जो चीज़ें आग लगने का सबब बनती हैं वो कौन सी हैं, वो चीज़ें जिनसे आग फैलने का एहतमाम होता है वो कौन सी चीज़ें, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारी इमारतें, लाहौर शहर हो, कराची शहर हो, या वो इमारतें, वो शहर जहाँ पर बुलंद व बाला इमारतें हैं, वहाँ पे तकरीबन अगर सेफली कहा जाए, सेफली तो 80% से ज़्यादा जो इमारतें हैं ना, वो आग के मामले में बिल्कुल गैर महफूज हैं। कि अगर आग लग गई खुदा न खास्ता, तो फिर रेस्क्यू करना फिर बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप पाकिस्तान को देखें कि जहाँ जहाँ इमारतें कायम हैं वहाँ पर पहुँचना, एक्सेस लेना, वो अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। ऐसे ही अब ये रेस्क्यू की जो टीमें होती हैं, इन्होंने पहुंचना, जिस स्पॉट पे पहुंचना होता है, वो स्पॉट पे कैसे पहुंच सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमेशा हर दुनिया में ये अलिफ बे पे ABC है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करते हो तो उसके साथ जो एसोसिएटेड रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उस पर आपने उसको ज़रूर पूरा करना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। बिल्डिंग बना दी बस। बिल्डिंग में अब पार्किंग है कि नहीं है उसका किसी को कोई ध्यान नहीं रहता, ना कोई ज़रूरत महसूस करता है। आग लगने का खदशा पैदा हो जाए और आग लग जाए, उसको उससे बचाव का क्या ज़रिया है। दूसरी बात यह है कि हम लोग, अगर मैं टीवी पे बैठा हूँ, इस वक्त एंकर पर्सन हूँ, तो खुद मुझे नहीं पता कि मैं जिस जगह बैठा हूँ अगर यहाँ आग लग गई तो उससे अपने आप को महफूज करने का मैं क्या तरीका इख्तियार कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो फिर आम बंदा आप देख लें कि उसके आग के साथ या आग को बचाव का तरीका या उसका तरीका कार जिससे वो खुद को बचा सके, अपने गिरदोनवा को बचा सके, उसे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता। तो हम अचानक ही ऐसी चीज़ में गिरफ्तार हो जाते हैं। और अचानक जब चीज़ें होती हैं तो अचानक में यही होता है कि फायर ब्रिगेड की टीम लेट पहुँची या रेस्क्यू करने वाली की टीम लेट पहुँची, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है, हमें उसका वो कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे कि हाउ टू रेस्क्यू अदर्स, और किस तरीके से आप वो चीज़ें जिससे बचाव के तदाबीर होती हैं वो हमें बिल्कुल नहीं पता। हम आए दिन कोई ना कोई इशू में फंसे होते हैं, आए दिन कोई ना कोई मसले में फंसे होते हैं। वो एक दिन के लिए होता है, अगले दिन हम किसी दूसरे मसले में फंस जाते हैं, अगले दिन हम दूसरे किसी इशू में फंस जाते हैं। तो हमें अभी तक नहीं आया कि बुनियादी तौर पर इश्यूज़ के साथ निपटा कैसे जाता है, टैकल कैसे करना है। सर, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। महरीन साहिबा से भी उनका तज्जिया ले लेते हैं। महरीन साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? अभी हम सत्तार साहब से जिस तरह से बात कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमने सेफ एग्जिट कैसे करना है, चाहे एक घर में रहने वाले फर्द की बात करें या किसी वर्किंग प्लेस पे बैठे हुए अफराद को हम काउंटर करें। अब जिस तरह से आग भड़क उठी है और शॉपिंग मॉल में बताया जा रहा है आग भड़की है, ऊपर रिहायशी इमारत है, सेफ एग्जिट किस तरह से होना चाहिए था, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या कंट्रोल हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यकीनन इससे हर कोई आगाह नहीं है। तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि KDA की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से जो है वो इमारत को जो है वो क्लियर करार देती है, और अब ऑडिट की बात हो रही है, अब जाँच पड़ताल करने की बात हो रही है, इससे कबल ये बातें क्यों नहीं हुई? अनलकीली हम लोग वो कौम है, मतलब आजमाई हुई ये बात है कि जब कोई हादसा होता है तो हमें ख्याल आता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए,
اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید یہ کر لیتے تو ہم بچ جاتے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے کیا نہیں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیویجولز جو ہے جب آگ بھڑکتی ہے اور جب بندہ کسی سچویشن میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اس کے اعصاب کی گیم ہوتی ہے, اس نے اس سے کیسے نکلنا ہے. اس وقت بچاؤ کی تو جو تدابیر ہوں گی وہ سیکنڈری بات ہے. پہلی بات جو ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان گنجان آباد علاقوں میں یہ مطلب رسپانسبلٹی ہے, حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے ان کی جن کو ووٹ دیے جاتے ہیں, کہ آپ کم از کم ان حلقوں میں جائیے جہاں پر آپ کو جہاں سے ووٹ ملے وہاں پہ جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ کس طرح سے آبادی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عمارت کے ساتھ عمارت جڑی ہے, اس کے بعد پھر آپ کے جو بجلی کا سارا سسٹم ہے, جو نظام ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ ذرا سی آگ بھڑکے گی, شعلے جو ہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے, ایک عمارت کو لیں گے تو ساتھ جڑی دوسری عمارتیں ہیں, اور پھر ایسی عمارتیں ہیں جو بڑی کمزور بھی ہیں, اور پھر اس آگ کے بعد آپ دیکھیں گے خدا نہ خواستہ بہت سی عمارتیں جو ہیں جو منہدم ہوگی, اور اس کے بعد جو نقصان ہوگا کیونکہ وہ بہت پرانی عمارتیں ہیں. یعنی کہ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو تو جو آپ شعور دیں گے وہ سب کیا کرے گا بندہ, جب آگ کی لپیٹ میں شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا. اس سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں کی ہے کہ آپ چیزوں کو آبزرو کریں. آپ کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو جو چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں آپ اس پر پابندیاں لگائیے, مت بڑھنے دیجیے. ٹھیلے پہ ٹھیلا کھڑا ہے, آپ کا اگر کوئی آپ کی گاڑی پہنچنی ہے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے, اس بیچاری گاڑی کو جگہ ہی نہیں ملتی, آپ فوراً سے ملبہ ڈال دیتے ہیں کہ جو ریسکیو کرنے آئے وہ لیٹ آئے, یہ ہو گیا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا رش ہے پورے شہر میں, اس کے بعد پھر ان تنگ گلیوں میں گھسنا, پھر اس کے بعد وہاں تک پہنچنا. تو یہ ایک سیریس کال ہے, خدا کے لیے اس کے اوپر ذرا توجہ دیجیے. یہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب پھر ایک آگ بھڑکتی ہے 2 دن ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ستار خان صاحب, جس طرح سے ابھی مہرین صاحبہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے علاقے کی نوعیت ہم دیکھ رہے ہیں, گنجان آباد ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ فائر فائٹرز کا پہنچنا بھی مشکل تھا, لیکن یہاں ایک سوال اور اہم ہے کہ ایسی منزلیں جہاں پہ رہائشی جو ہے وہ بھی ہیں, ریزیڈینشل ایریا بھی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ فرنیچر کی دکانیں بھی ہیں, کیا وہاں فوری آگ بجھانے والا ایکوپمنٹ موجود ہے یا نہیں, اس کو میک شور کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں, اگر آپ جائیں گے نا کہ اسٹیٹ کو لیں گے, حکومت کو لیں گے, تو ساتھ ساتھ آپ کو سوسائٹی کو بھی لینا چاہیے. ہم جو لوگ جن کو ہم اپنے آپ کو معاشرہ کہتے ہیں, معاشرے میں رہنے والے کہتے ہیں, تو کوئی بھی اپنی جگہ ذمہ داری نہیں پوری کرتا. نہ ریاست کرتی ہے, نہ حکومت کرتی ہے, نہ معاشرہ کرتا ہے, نہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داری سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس میں حکومت ذمہ دار ہے یا متعلقہ محکمے ذمہ دار ہیں, اس سے زیادہ ہم لوگ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. اب اگر میں یہ آپشن تو میرے پاس ہے کہ میں کس جگہ پہ رہتا ہوں اور کس جگہ پہ رہنا پسند قبول کرتا ہوں, کس بلڈنگ میں رہتا ہوں, وہاں پہ میرا آفس ہے, میں اس آفس میں رہنا قبول کرتا ہوں. میرے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس جگہ پہ موجود نہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کام ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا, یا عمارت کیا کرے گی, یا عمارت والے کیا کریں گے, یا لوکل جو انتظامیہ وہ کیا کرے گی, یا ریسکیو والے کیا کریں گے. یہ میرے ذہن میں بالکل نہیں ہوتا. لیکن جب میں اس کی گرفت میں آ جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو نکال کے باقی سب کو ذمہ دار ڈکلیئر کر دیتا ہوں. اچھا سر, معذرت کے ساتھ ایک سوال یہاں پہ بڑا اہم ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ مڈل کلاس جو اس وقت وہاں پہ رہائش پذیر ہے, کیا وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر سکیں کہ یہاں پہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی فوری جو ہے وہ آلات موجود ہیں کہ ہم اپنی جان بچا سکیں, یا ہمیں سیف کرنے کے لیے کیا گورنمنٹ کوئی اقدام کر پائے گی فوراً؟ اگر کوئی آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو آسانی صرف اسی صورت میں ہوتی ہے جب آپ اپنی کمزوری سے فائدہ اٹھوانے دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کوئی سٹینڈ لیا ہو, بہت عرصہ پہلے کی بات کرتا ہوں, باقی دنیا کی قومیں ہیں, باقی دنیا کے لوگ ہیں, وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے, انہوں نے قربانیاں دیں. مجھے اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو سرٹن تھنگس, یہ آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کس جگہ پہ ہم نے نو کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے حالات کیا ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم نے سٹینڈ ہی نہیں لیا تو بات یہاں تک پہنچ گئی. آج وہ حالات ہوئے ہیں کہ اب واقعی ہم لوگ سٹینڈ نہیں لے سکتے. یہ وہ جگہ اس لیے بنی ہے کہ ہم نے شروع سے جس جگہ پہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جو ہماری ذمہ داری تھی,
वहाँ पे हमने नहीं ले सके। सर बड़ी अहम बात करें मेरीन साहब, सत्तार साहब जो बात कर रहे हैं कि हमें नो कहने की आदत नहीं है, हम नो कहने की पोजीशन में नहीं होते, जहां हमने स्टैंड लेना होता है वहां अनफॉर्चुनेटली हम स्टैंड नहीं ले सकते। क्या आने वाली नस्ल को भी हम यही तरगीब देंगे कि आपने नहीं बोलना, अपनी डिमांड्स, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए कभी आवाज नहीं उठानी? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हम नई नस्ल की बात सिर्फ क्यों करें, हम अपनी बात करते हैं। हम आज जो करेंगे हमारी नई नस्ल वही सीखेगी। सिंपल सी बात है कि देखिए, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, हाँ बड़ी अच्छी बात की है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हम लोगों में वो ताकत नहीं है, हम लोगों में क्योंकि हम सच के साथ खड़े नहीं हो पाते। हम लोग अगर अभी से ये सीख ले, देखिए सबसे छोटी सी एक मिसाल दूंगी, गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, सड़क पे जा रहे उठा के कचरा बाहर फेंक देंगे। ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे अपने आप को बाहर भी रुक जाएंगे तो वहां पे आप इतना केयरफुल होंगे कि आप ढूंढेंगे कि डस्टबिन किधर है और आप उसमें ढूंढ के उसमें कचरा फेंकेंगे। तो अपनी इस्लाह की जरूरत है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप अपनी इस्लाह करें। एक शख्स को खुद भी पता होना चाहिए कि उसने उस मुश्किल से कैसे निकलना है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बड़े लोग भी निभाएं। और ये हाँ, जो एक पब्लिक अवेयरनेस होती है, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए आपके चैनल्स के थ्रू और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी आप समझें, ना कहना सीखना भी उसी के अंदर शामिल है। डेफिनेटली ऐसा ही है। मुज़ाहिर सईद साहब, सर ठीक हो गया। नुमाइंदा सच न्यूज़ कराची शाहिद इजाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, ज़रा करंट सिनेरियो क्या है इस वक्त, आग पर कितने हद तक काबू पा लिया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि 1122 ने इसे तीसरे दर्जे की आग करार दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ये कराची के अंदर आयशा मंजिल के करीब एक निजी शॉपिंग मॉल बताया जाता है और जिसके ऊपर जो है इमारत की तामीर है, ग्राउंड प्लस 4 की इमारत बताई जाती है, जहाँ पर ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। नीचे जो है एक फॉर्म की दुकान भी बताई जाती थी, जो जिस फॉर्म की दुकान में आग लगी और लगते जो है आग ने अपनी लपेट में इमारत को लिया, जिसमें बताया जा रहा था कि एक दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल के जो फ्लैट के अंदर जो है आग पहुंच चुकी थी, जिसमें फायर ब्रिगेड हकाम जो इस वक्त अभी भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो है दूसरी जानिब बताया जाता है कि एक शख्स जो है जख्मी हुआ था, जिसको सिविल अस्पताल बंसवाड़ मुंतकिल किया, जिसमें बताया जाता है कि 23 साला मुस्तफा के नाम से जिसकी शनाख्त हुई। इस वक्त जो आग को अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिला इंतजामिया यहाँ पर जो पहुंच चुकी है। कमिश्नर SSP सेंट्रल, पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू अफसर यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल यहाँ पर जो है कोशिश भी की जा रही है। वाटर बोर्ड की जानिब से हमें नाफिज कर दी गई है। मेयर कराची ने हिदायत जारी कर दी गई है, कमिश्नर कराची ने हिदायत जारी कर दी है, दीगर चीजें यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कराची में ऐसे वाकयात रहनुमा होते आ रहे हैं, क्योंकि एक निजी शॉपिंग मॉल का एक स्टोर था चेस के नाम से, जिसमें आग लगी थी, मुताबिक लोग जख्मी हुए, हुए। अब उसके बाद जो है एक आग यहाँ लगी AJ मॉल के अंदर, यहाँ पर भी 5 जानें जाया हो गई, मुताबिक जख्मी हुए। लेकिन कराची के अंदर जो है इमारतें बनती तो हैं, लेकिन इसकी सेक्शन नहीं की जाती है, इसकी अप्रूवल दी जाती है, मास्टर प्लान से दी जाती है, KDA से दी जाती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हर चीज दी जाती है, लेकिन इस इमारत में एग्जिट गेट नहीं दिया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस इमारतों में अगर एग्जिट गेट ना हो तो ये बिल्डिंगें इस काबिल नहीं है रिहाइश के, क्योंकि इनके 2 गेट होते हैं एग्जिट के, जहां से लोग अंदर जाते हैं आते हैं। लेकिन उसके लिए मुश्किलात ये होती है कि अगर ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो लोग अंदर आने जाने से कासिर होते हैं। लेकिन ऐसे एग्जिट गेट ना देने की वजह से ऐसे ही हादसात रहनुमा होते हैं। क्योंकि शॉपिंग मॉल के अंदर AJ शॉपिंग मॉल में जो आग लगी थी गुज़िश्ता रोज कहा गया था, कमेटी बनाई गई थी, हर चीज की गई थी, लेकिन अब तक क्या नतीजा सामने आया? कोई नतीजा सामने नहीं आता है। शहर कायद को इस वक्त लवारिस छोड़ा हुआ है, आग पे आग लगती जाती है, जाने जाया होती जाती है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिला इंतजामिया पहुंचती है, सब कुछ, लेकिन आप देखें अभी इस वक्त में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आग लगने के 1.5 घंटे के बाद स्टार्कर यहाँ पहुंचा और उसको 25 से 30 मिनट सिर्फ खुलने में लगे। अब ये आप देखें ना कि 25 से 30 मिनट अगर उसको खुलने में लग रहे हैं, जिसके घर में फ्लैट के अंदर आग घुसती है और अगर उसके पास कुछ वक्तों का ही टाइम हो गया। शाहिद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे और यकीनन ये बड़ी अहम बात है कि ऐसे वाक़यात से रोनुमा जो होते हैं इनसे निमटने के लिए फ़ौरी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती हैं, और अगर फ़ौरी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती तो फिर ऐसे गुंजान आबाद इलाकों में क्यों रिहायशी इमारात को जो है वो क्लियर करार दिया जाता है, या उनके बनने से पहले क्यों तमाम तर चीज़ें
और सिक्योरिटी को नहीं मद्देनज़र रखा जाता? बहुत सारे सवालात हैं, यकीनन उन पर बात करना भी ज़रूरी है और हम अपने दीगर टॉपिक्स के हवाले से भी नाज़रीन बात करेंगे। अभी एक शॉर्ट ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब। अहम खबर शामिल करेंगे मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के राबतों के हवाले से। चौधरी शुजात हुसैन से नवाज शरीफ की तकरीबन 15 साल बाद होने वाली मुलाकात के हवाले से बताया जा रहा है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और आने वाले इलेक्शन के हवाले से बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं में ये जो 15 साल बाद मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ जिस तरह से चौधरी शुजात के घर गए, उसके बाद जो है वो एक ताज़ा लहर ये डेवलप हो रही है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के जो दरमियान राबते हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कहीं अगर सिंध की हम बात करें तो MQM से मुस्लिम लीग नून के राबते बहाल हो रहे हैं, वहाँ इत्तेहाद हो रहा है। अब मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो राबते बहाल हो रहे हैं। तो जो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद इंतखाबी सरगर्मियों का जैसे जैसे हमने देखा कि आगाज़ हो रहा है, वैसे ही नून लीग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। क्या ये एक्टिवनेस कुछ फ्रूटफुल साबित होगी या नहीं होगी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो मुस्लिम लीग काफ को इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की पेशकश भी की गई है। ज़रा मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे उनका ओपिनियन लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सत्तार खान साहब हैं, महरीन सब्तैन साहिबा हैं और सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। असद साहब, खुशामदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सर, ये जो मुलाकात हुई है और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीट एडजस्टमेंट की जो पेशकश की गई है, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, बेसिकली इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफ लीग जो है, जिस तरीके से आप देखें कि इनके पास टोटल जो है चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात के पास कौमी असम्बली की 5 सीटें थी और 10 सीटें थी पंजाब के अंदर। तो अब जो अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं कि 2 सीटें जो है कौमी असम्बली की और 3 सीटें जो है वो सूबाई असम्बलियों की, फिलहाल इन पर एडजस्टमेंट जो है उसके हवाले से नून लीग की जानब से ऑफर की गई है। एक कौमी असम्बली की जो सीट है तारिक रशीद चीमा, उसके ऊपर जो है नून लीग उनके मद्दे मुकाबल अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी तरीके से गुजरात के अंदर जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं जो कि सूबाई गुजरात सिटी के सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, उनके मुकाबले में जो सूबाई असम्बली से जो कोई उम्मीदवार मद्दे मुकाबल खड़ा नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो कौमी असम्बली का जो टिकट होगा यानी टिकट होल्डर नून लीग का होगा। इसी तरीके से शुजात हुसैन के भी जो साहबजादे हैं, एक और उनको कौमी असम्बली की सीट जो है वो ऑफर की गई है, उसमें सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और उसके नीचे भी दोनों जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे वो नून लीग के होंगे। जिस तरह से तारिक रशीद चीमा के नीचे भी दोनों नून लीग के जो है सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। तो ये जो बेसिकली जिस तरह अदम एतमाद के हवाले से बाकायदा एक चौधरी बरादरान के अंदर वो खुलकर नवाज शरीफ साहब और नून लीग के साथ दिया, शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, तो उसका बेसिकली ये जो एक उनको ये गिव एंड टेक जो है वो करना था और इसी सिलसिले में नवाज शरीफ साहब खुद चलकर वहां पे गए हैं और बाकी उनके साथ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर जो सीनियर रहनुमा है वो भी साथ मौजूद थे। अब इसके बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के बजारी साहब, उनके साथ भी जो है इस तरीके से उनको भी जाके बाकायदा उनका भी शुक्रिया अदा करने का ये जो है इनका प्रोग्राम है और उनको भी जो है सूबाई असम्बली की जो सीट है वो ऑफर की जाएगी और उनके मद्दे मुकाबल भी नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये वो उसका जो गिव एंड टेक है जो कि उनको एक रिलीफ मिला या दिया गया, उसकी हेल्प की गई और उस वजह से जो गुजरात में अपना जो एक इतना पुराना रिश्ता या एक जो इत्तेहाद है वो भी खत्म कर दिया और पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम भी कर लिया। तो ये इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर इनको हम आज सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे या इनको साथ नहीं रखेंगे तो फिर नून लीग के ऊपर पहले ही चौधरी शुजात या मोनसला या दीगर जो लोग बात करते हैं बेवफाई की, तो वो फिर सामने भी उनको सहने पड़ेंगे। तो ये वो वजह है जिस वजह से फैसला किया गया और नवाज शरीफ ने खुद चलकर जाने का फैसला किया। ठीक हो गया। सत्तार खान साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, मुफाहमत की जहां बातें हो रही हैं वहीं मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुखालिफिन के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, बर्फ पिघलने लगी है,
تو کیا تمام سیاسی جماعتوں کے مخالفین سے ملاقاتیں کریں گے اور اتحاد کی باتیں کریں گے، یا زیادہ فوکس مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ہوگا، یا لیگی دھڑوں کو ہی دوبارہ ملانے کی ہی بات ہوگی؟ اب یہ سیاست جو پاکستانی سیاست ہے نا، وہ پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کا نام ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ جو سیاستدان ہے اس نے سیاسی بیان دینا ہوتا ہے اور بڑک بازی کرنی ہوتی ہے، اور بہت بڑی بڑک بازی کرتا ہے. وہ جب اپنے مخالف کو ایڈریس کرتا ہے تو بہت بڑی بڑک مار جاتا ہے، لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن وہی بندہ پھر دوبارہ مڑ کے انہی سیاستدانوں کی طرف جاتا ہے جن کے خلاف اس نے بڑک بازی کی ہوتی ہے. تو پاکستانی کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو پولیٹکس ہے وہ پروبیبلٹیز اور پاسبلٹیز کا نام ہے. اب جو یہ شجاعت کی طرف گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب، تو پاکستان کی تاریخ میں نہ صرف یہ کہ سویلین حکومتوں کی بات کر رہا ہوں بلکہ فوجی حکومتوں کو بھی بیچ میں لا رہا ہوں میں، کہ پاکستان کی تاریخ میں چودھری شجاعت سے بڑا جو وزیر داخلہ تھا، اس سے بڑا جو جسے کہا جاتا ہے نا جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، یہ پاکستان کی تاریخ میں چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ تھے. نواز شریف صاحب کی جو دوسری حکومت تھی 1997 سے 1999 کے دوران، اس دوران سب سے زیادہ بے اختیار جو وزیر داخلہ تھا نا پاکستانی تاریخ کا، وہ چودھری شجاعت حسین تھے. اور چودھری شجاعت حسین اس کا برملا اظہار سیاسی بیانات کے ذریعے نہیں کرتے تھے بلکہ انٹرنل کورسپونڈنس ہوتی تھی. وہ انٹیریئر منسٹر جو ہوتا تھا اس کی طرف سے وہ خط جاتا تھا چودھری میاں نواز شریف صاحب کو، اور میاں سیف الرحمان کو جاتا تھا، پھر جاتا تھا ڈی جی ایف آئی اے کو جاتا تھا کہ جناب مجھے بتایا جائے کہ میں وزیر داخلہ ہوں یا کوئی خانہ پوری کی ہوئی ہے. میری بات تو ایف آئی اے کا جو حوالدار ہے، حوالدار لیول پہ یہ کوٹ ہوا ہے ان کے خط میں، جو آفیشیل کانفیڈینشیل خط ہوتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں وہ کوٹ ہوا ہے کہ میری تو حوالدار نہیں سنتا ایف آئی اے کی. تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ چودھری شجاعت کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جب میں تھا، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کا حصہ تھا اور ہمارا خاندان کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. اس وقت مجھے وزیر داخلہ لگایا ہوا تھا اور میرے کزن کو چودھری پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر لگا دیا تھا. حالانکہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ پرویز الہی کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں گے، لیکن چیف منسٹر پنجاب نہیں بنایا، وہ شہباز شریف کو اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آ گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بٹر کانسپریسی، یہ بڑی بٹر میموریز ہوتی ہیں جو سیاستدان کے ذہن میں ہوتی ہے. لیکن سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بھی پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کی سیاست کرنی ہے. مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے، اگر کسی کو میری ضرورت ہے تو مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو تاریخ کے جھلکوں سے آپ بات کر رہے ہیں نا، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں مہرین صاحبہ سے. مہرین صاحبہ، تو پھر آج یہ جس طرح سے ملاقات کا سلسلہ ہوا شروع اور برف پگھلنے لگی تعلقات میں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف ذاتی مفاد پہ مبنی تھا، یا آنے والے وقت میں اس کا کوئی فائدہ مسلم نون بھی اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے، میں ابھی گفتگو سن رہی تھی ابھی پروگرام میں آپ لوگ کی سب کی، تو میں اس سے اتنا کہوں گی کہ جو 15 سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے نا، یہ ذاتی مفاد ہی ہے. یہ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ملاقات ہے. ہم سائنس میں پڑھا کرتے تھے کیٹلسٹ کسی بھی آپ کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب کیٹلسٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس سے وہ ریاکشنز جو ہے تیز ہو جاتا ہے، اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو کاف لیگ نے اس وقت چودھری شجاعت صاحب نے تو واضح طور پہ کہا، بلکہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ جی ہم نے بڑی قربانیاں دی آپ کے لیے، ہمارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی اور اب ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں نوازا جائے، اور زیادہ سے زیادہ پھر مانگ بھی لیا گیا. یہاں تک کہتے ہیں کہ 2018 کی جو ہماری سیٹیں تھیں وہ سب کی سب ہمیں جو ہے وہ دی جانی چاہیے جہاں سے ہمارے امیدوار کامیاب ہوئے تھے. تو یہ سب کچھ انہوں نے مانگ دیا اور ان کو پتہ ہے. اب میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہوں گی کہ اس وقت کاف لیگ جو ہے نا وہ ایک کیٹلسٹ ہے. یہ جو چودھری شجاعت صاحب جو ہے، یہ جو کاف لیگ ہے یہ ایک کیٹلسٹ ہے، اور یہ جہاں پہ بھی جس ایکسپیریمنٹ کے اندر اسے ڈالا جائے گا تو اس کا کام تھوڑا تیز ہو جائے گا. تو میرے خیال سے مطلب واضح ہو گیا ہوگا. اچھا، جس طرح سے مہرین صاحبہ آپ بات کر رہی ہیں، ہم نے جب نواز شریف صاحب کے واپس آنے کو دیکھا اور پھر مفاہمت کی باتیں بڑی تیزی سے سرگرم ہونے لگی، تو کیا پیپلز پارٹی سے بھی کوئی رابطہ کریں گے نواز شریف صاحب؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں سے تو مستقل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا پوری مسلم لیگ نون کی قیادت ہو.
क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से भी राब्ते बहाल करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल करेगी, जहां जहां से उनको फायदा जहां जहां हो सकेगा वहां वहां करेगी, क्योंकि इस वक्त ये सारी की सारी मुफाहमत की सियासत है। इस वक्त जो पूरा जोर है वो आजमाया जाएगा, क्योंकि पीटीआई जो है उसको आपने अगर मात देनी है तो फिर आपको हर जगह मुफाहमत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं वो पीटीआई के हक में काफी ज्यादा है, और जिस जिस जगह पर उन्हें पीटीआई को मात देनी है तो वहां पे उनको मुफाहमत करनी पड़ेगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। आपको पता ही है कि कितनी बार साथ बैठे भी हैं, फिर अलग भी हुए हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई अना का मसला नहीं है, यहाँ पे सारे जो है सियासी और ज़ाती मुफादात है, और उसके लिए जहाँ भी बैठना पड़ेगा ये बैठेंगे। ठीक हो गया महरीन साहिबा, आपने अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। असद खरल साहब, वेरी क्विकली आपसे जानना चाहेंगे सर, नून लीग को क्या सियासी मफादात ही इस वक्त अजीज़ हैं, या मुल्की मईशत और मुल्क के हालात बदलना भी उनके लिए जो है वो इस वक्त तरजीह दे रहे हैं वो इसको? फिलहाल तो मैं समझता हूँ सियासी मफादात उनके लिए पहली तरजीह है, क्योंकि वो चाहते हैं किसी सूरत पहुंचे, और उसके लिए उनके पास सादा नंबर गेम बन नहीं रहा। इसलिए एमक्यूएम, जेयूआईएफ और आपका नवाज लीग जो है वो मुख्तलिफ जमातों से और इसे बलूचिस्तान और और जमातों से भी सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद करने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हर सूरत में इख्तियार तक पहुंचने के लिए जो भी अपनी सलाहियतें हैं, जो भी एफर्ट्स हैं वो की जाए। तो बाकी चीजें तो बात में है कि पहले वहां पहुंच तो ले। ठीक हो गया मेरी, मुल्की मफादात को मद्देनजर रख के ये तमाम तर जो है मुलाकातें हो रही हैं और सियासी इत्तेहाद हो रहे हैं, या फिर ज़ाती मफाद ही तरजीह दे रहे हैं नून लीग? मैं तो सवाल पे ही मुझे हंसी आ गई, इसलिए कि सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब जो है उसका वो है जो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी को पता है, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मैं बड़ी ही पेट्रियाटिक हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है अपने मुल्क के हालात देखकर। अगर मुल्क से वाक़ईतन मोहब्बत होती ना तो आज हमारा वो हाल ना होता, आज हम इस तरह से कर्जों में ना जकड़े होते, आज हमारी ये हालत ना होती कि जिसका दिल करता है हमें बहुत कुछ कह देता है। तो ये सारे ज़ाती मुफादात हैं, ये अपनी सोच है, अपनी जो है मंजिल को पाने की ख्वाहिश है, और उसके बाद जब मंजिल मिल जाती है तो लोग भूल जाते हैं। आज आप देखिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से इस कदर तकलीफ थे, मैं वो पढ़ी थी कि कितना उनके साथ जुल्म हो रहा है और उनके साथ ज्यादती हुई है, जिनसी ज्यादती हुई है। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में इस चीज को मेंशन किया था। आप वोट लेते हैं तो आप वोट मांगते हैं कभी आफिया सिद्दीकी पर, आप वोट मांगते हैं कभी पावर्टी पर, आप वोट मांगते हैं लोगों के हालात पर, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप यकसा फरामोश कर देते हैं। तो फिर बस यही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, आपका ओपिनियन आ गया है। पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद जमहूरियत की मजबूती की खातिर अपने दीगर मुखालिफिन से भी मुलाकातें करेंगे? 45% को ऐसा लगता है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि 55% ऐसा नहीं मानते हैं। हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और कुछ तस्करा करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। इन इंतखाबात में दूसरी सियासी जमातों को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सरगर्म हो गई है और कारकुनान से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला यहाँ भी जारी और सारी है। बिलावल भुट्टो ने सिंध में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया, तो दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पंजाब और बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ और कारकुनान को एक्टिव रहने की हिदायत भी जारी की गई। अब पंजाब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई सरप्राइज दे सकती है, नहीं दे सकती है? पंजाब की जानिब जो नज़रें डाली जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या इसके कुछ सूदमंद नताइज साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते? आने वाली सूरत हाल क्या जो है वो इंडिकेट करिए। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं उनका ओपिनियन क्या है। असद खरल साहब, क्या कहना चाहेंगे सर इस हवाले से? इससे पहले भी दावे तो बड़े सुने थे कि पीपल्स पार्टी जो है उसने पंजाब में डेरे डाल लिए हैं। जरदारी साहब और बिलावल साहब लाहौर में बैठेंगे और पंजाब के अंदर भी वो हुकूमत बनाने तक के दावे जो है वो सामने आए और बहुत सारी दिक्कतें गिराने की बात की गई। काफी देर जो है जरदारी साहब ने पड़ाव डाले रखा, बिलावल भुट्टो जरदारी भी रहे, लेकिन कोई दिक्कतें जो है वो हमें गिरते हुए नजर नहीं आई। बल्कि जो पीटीआई की जो माले गनीमत था वो तो सारा आईसीसी के पास चला गया। अलबत्ता हमने कुछ पीपल्स पार्टी की दिक्कतें जो है वो नून लीग की आईसीसी की तरफ जाती थी,
देखी। जहां तक मामला है बलूचिस्तान के वाले से, अब 5 लोग जो है उन्होंने उससे राब्ता किया है जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने, तो वो 5 लोग जो है यार मोहम्मद हिंद है या बाकी जो लोग हैं वो लोग वो हैं कि अपनी सीटें जो है वो निकालनी भी मुश्किल हो जाए। और ये जो लोग हैं सीजनल टाइप के लोग जो हैं, कभी पीटीआई में देखे जाते हैं, कभी किसी और पार्टी में, अब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ वो राब्ते कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि बाप पार्टी जो है वो भी हमें ज्वाइन करेगी, लेकिन बाप जो है उनको आपको पता है कि 11th आवर जो है वो किसी और तरफ उनका रुख जो है आवाम का देख के वो चले गए। कदूस लिंजो साहब जो है वो खत लिख के उन्होंने माजरत कर ली। तो अब मामला ये है कि ये जो पंजाब के हवाले से मुझे तो समझ नहीं आती कि पंजाब में तो कोई इतना नहीं है वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिसकी बुनियाद पर बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, वो तो चंद सीटें निकालने की पोजीशन में भी नहीं है। सर तो कहीं ये वो रिएक्शन तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून सिंध में पड़ाव डालने की कोशिश कर रही है, तो उसके रिएक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में डेरे डाल रही है? जी असद साहब। जी जी, मैंने कहा कहीं ये वो रिएक्शन तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून सिंध में डेरे डालने की कोशिश कर रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ रुख कर रही है? नहीं, लेकिन वो किसानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है, वो डेरे पहले भी डाल के उन्होंने देख दिए हैं, तो उन डेरे डालने का कोई आगे से कोई रिजल्ट नतीजा कोई निकला नहीं। कोई उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नजर नहीं आया हमें। अब देखते हैं कि इस दफा अगर आके वो कौन सा ऐसी कोई विकटें गिरा लेते हैं, क्योंकि विकटें तो जो है वो तो देख रही हैं अपनी। अब नून लीग के अंदर सूरत हाल ये है कि वो टिकटों का आपस के अंदर जो है उनका फड्डा पड़ा हुआ है जगह जगह पे। आप एहसन इकबाल और दानियाल अजीज को देख ले, एक ही जिले के अंदर जो है वो नीचे जो दानियाल अजीज के जो एमपी है उसके ऊपर एहसन इकबाल साहब अपना बेटा जो है वहां से खड़ा करना चाहते हैं। दानियाल अजीज जो है वो अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं। एहसन इकबाल कह रहे हैं कि मैं उसको नहीं आने दूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं उनके बेटे के साथ नीचे नहीं उनको लेना और मैं आजाद खड़ा करूंगा उस बंदे को। तो ये मामला है कि अभी तक आप देखें कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की असली फरिश्तें भी लग गई हैं, लेकिन नून लीग अभी तक अपने कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार जो है उनको अनाउंस नहीं कर पाई अभी तक, क्योंकि बहुत ज्यादा फड्डे चल रहे हैं। एक ही हल्के के अंदर जो है 2-2, 3-3 उम्मीदवार जो है वो सामने है और कोई उम्मीदवार दूसरे के लिए कंप्रोमाइज करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधी धमकियां लगा रहे हैं कि अगर हमें नजरअंदाज किया जाए तो हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे या हम किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये नून लीग के लिए अपने मसाइल हैं और पीपल्स पार्टी की सूरत तो हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ दरखास्तें आ गई कि बड़ी तादाद में कोई लोग जो है पीपल्स पार्टी की तरफ उमड़ पड़े हैं, तो ऐसी लग नहीं रहा कि सरप्राइज देने की पोजीशन में होंगे वो पंजाब। ठीक हो गया। सत्तार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान और पंजाब की तरफ रुख करना बामायनी साबित हो सकता है आने वाले वक्त में या बेमायनी है? नहीं, देखें जो चोई शुजात की काफ लीग का मसला बना था कि पंजाब में आप किसकी तरफ हैं, इमरान खान की तरफ हैं या फिर आप हमजा शहबाज की तरफ हैं, तो जरदारी की वजह से शुजात ने ये ऑप्शन ली थी। जरदारी की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से नहीं, शहबाज शरीफ की वजह से नहीं, हमजा शहबाज की वजह से नहीं, चोई शुजात ने स्टेप लिया था जरदारी की वजह से। अब जरदारी का ये है कि पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत नहीं हैं पंजाब में, वरना ये चोई शुजात और नवाज शरीफ के दरमियान जो हुआ है ये चोई शुजात और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होता। सही, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब को ये चोई शुजात को भी पता है और आसिफ अली जरदारी को भी पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की जड़ें नहीं है उस तरह से। हाँ, नून लीग की जड़ें हैं, पीटीआई की जड़ें हैं, तो जिसकी जड़ें हैं उसकी वजह से चोई शुजात जो है ना उसे ये इस लेवल पे आना पड़ा कि सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी। कभी इतनी सीटें नेशनल असम्बली की या इतनी प्रोविंशियल असम्बली की। अगर ये जरदारी ही होता, अगर पीपल्स पार्टी की जड़ें पंजाब में मजबूत होती तो चोई शुजात जो है आसिफ अली जरदारी के साथ सीट एडजस्टमेंट करता, और उस सीट एडजस्टमेंट में आसिफ अली जरदारी इस मामले में बहुत खुले दिल का आदमी है, वो ज़्यादा सीटें देता कि चले चोई साहब आप हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, ये आप 2 की बजाय 4 ले लें, 4 की बजाय 8 ले लें। वो इस तरह का बंदा है। अब चूंकि पीपल्स पार्टी की जड़ें पंजाब में नहीं हैं तो पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? कोई मौजज़ा हो गया तो उसका मैं नहीं कह सकता। इसी तरह नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून सिंध में कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ मौजज़ा हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, उधर एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद है, वो देर पा होगा?
अगर MQM के साथ इत्तेहाद होता है तो MQM शहरी इलाकों की रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंटीरियर सिंध की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। वो इत्तेहाद करे या ना करे, MQM की जो अपनी सेपरेट जो एंटिटी है ना, इंडिविजुअल एंटिटी उसकी एज ए पॉलिटिकल फोर्स, वो अगर अकेली भी लड़ती है उसको सीटें मिल जाएंगी। वो किसी के साथ इत्तेहाद करती है तो 1-2 सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। अब ये बात है इंटीरियर सिंध की, कि इंटीरियर सिंध में वो पीपल पार्टी को कितना डेंट दे सकती है नून लीग, चाहे किसी भी फोर्स के साथ मिल जाए। और यही मसला है पीपल पार्टी का पंजाब में, कि पंजाब में वो कितना डेंट डाल सकती है। उसके सामने दो टारगेट आ जाते हैं, एक तो नून लीग आ जाती है, दूसरी PTI आ जाती है। तो पीपल्स पार्टी किस पोजीशन में आगे पंजाब में इन दोनों बड़ी जमातों को डेंट डालेगी, तो दोनों अपनी जगह पे एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। कोई मौजा हो जाए, मैं मौजे के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, एक और चीज़ भी दोनों में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जानिब बड़ी तेज़ी से जो है वो इंटरेस्ट शो कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी। वहाँ से किसको जो है वो कामयाबी मिल सकती है? वैसे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाए थे जो बलूचिस्तान के रहने वालों के लिए काबिल कबूल थे, जो चाहते थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके कौम परस्तों की जमात हुकूमत बना दी थी। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ और उसकी जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास इतनी तादाद थी कि वो पहले दिन से फ्रॉम द डे 1 वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे बलूचिस्तान में 2013 में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि 2.5 साल का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, जिसका मीडिया को भी नहीं पता चला। मीडिया को भी काफ़ी अरसे बाद जाके पता चला कि इनके दरमियान तो 2.5 साल का एग्रीमेंट है, जहाँ वो कौम परस्तों को उन्होंने मौका दिया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की कौम परस्तों को मौका दिया कि आप हुकूमत बना लें। अब ये एक ऐसी चीज़ होगी कि पहले जरदारी साहब ने कुछ काम किए बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जरदारी साहब से कुछ काफ़ी हाथ आगे चले गए। तो नवाज शरीफ का चांस जो है ना, इम्कान, वो ज़्यादा एक और वजह जिसकी वजह से बन सकता है कि नवाज शरीफ भी बहरहाल उन फोर्सेस को ललकारता रहा है जिन फोर्सेस को बलूचिस्तान वाले या कौम परस्त ललकारते रहे हैं और ललकारते रहेंगे। तो ये चांस बनता है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की ओपोजिशन बन जाए और आसिफ अली जरदारी की शायद ज़्यादा खुशाइंद बात ना हो, या उनके लिए कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट ना हो जो उसको समझते हों कि पीपल पार्टी के हक में जा सकती है। बहरहाल ये भी खेल है पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज का। ठीक हो गया सर, आपने अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। महरीन, ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 3 सूबों को इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, कहाँ ज़्यादा टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का घर सिंध है और सिंध में तो वही बात उनकी कि जो खास तौर पे इंटीरियर सिंध है, वहाँ पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी स्ट्रॉन्ग है तो उसकी तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। दूसरी बात ये कि देखिए, जाहिर सी बात है, अपने आप को एक आपने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की पार्टी जब प्रूव करना होता है तो आपको अपनी ये कैंपेन हर जगह लेकर जानी है, तो वो काम तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब जो है वो मुफाहमत के बादशाह है, और अगर उनकी वो जो कहना चाहिए ना नीश उनकी, वो अगर क्लिक कर गई और वो काम कर गई तो फिर उनसे ज़्यादा अच्छी मुफाहमत और सियासत मैं समझती हूँ, अक्लमंदी, और जिस तरह वही उन्होंने बात की कि देने में भी दिल उनका बड़ा है, तो वो चीज़ काम कर गई तो हर जगह वो कामयाब है। लेकिन जाहिर सी बात है, पंजाब मुस्लिम लीग नून और फिर काफ लीग मिलकर और फिर बलूचिस्तान, जिस तरह आपको बताइए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में ही आपको नजर आती है। लेकिन Having said that, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा मैंने एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें पंजाब और बलूचिस्तान में एक्टिव नज़र आ रही है, उस तरह से सिंध में अभी उस तरह कैंपेन का आगाज़ नहीं हुआ या उतनी एक्टिवनेस नहीं नज़र आ रही। इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? वो इतने जो है वो कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हमें दीगर सूबों की तरफ रुख करना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर सिंध में भी अपनी जो है वो पोजीशन लूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? देखिए, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और जितने भी एनालिसिस हैं वो यही कहते हैं कि नेक्स्ट हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही है वहां पर। तो ऐसे में वो कैंपेन उनको दिखानी है बाकी सूबों में, तो सिंध में अभी उनको जरूरत नहीं है, जब वक्त पड़ेगा तो वहां पे भी वो करके दिखा देंगे, वहां पे उनको इतनी जरूरत नहीं। अच्छा महरीन, जिस तरह से हम ओवरऑल इलेक्शन की सूरत हाल को भी डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून,
साथ ही जमीयत की जब हम बात करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की बात करते हैं, कुछ दिन कबल हमने देखा कि वहाँ से जो है वो सदारत के मनसब की भी बातें हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो मौलाना फजलुर रहमान ही बनेंगे, चाहे अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले या मुस्लिम लीग नून को मिले। आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगी? देखिए, उनको अपनी ताकत का एहसास है, उनको पता है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बड़े काम आते हैं। स्ट्रीट पावर है उनके पास अपने जो तलबा की, और वो आपको पता ही है जो दीनी मदारिस की जो एक ताकत है उनकी, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो सबसे ज़्यादा वही सड़क पे निकलते हैं। आप अभी देखिए, पीछे जितनी बार भी ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर या उनका बंदा इतना बाहर नहीं निकला। जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, मौलाना फजल रहमान साहब को आवाज़ दी जाती है, और वही अपने जो स्टूडेंट्स और अपने बच्चे जो हैं वो लेकर निकलते हैं। तो वो वाली ताकत उनके पास है, और उस ताकत के इस्तेमाल की बहुत जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो उनकी अहमियत अपनी जगह है, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो करें तो वो उन्हें मिले भी। ठीक हो गया। असद खलल साहब, वेरी क्विकली आपसे कमेंट करना चाहूँगी कि आप भी इस पर कमेंट करें कि मौलाना फजलुर रहमान के जब हम स्टांस की बात कर रहे हैं तो 2-4 दिन कबल जो है वो हाफिज़ हमदुल्ला इतने फॉर श्योर थे कि अगले जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे, लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हुए दिखाई दिए कि 2 सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी की लपेट में हैं, ऐसे में इलेक्शन होना मुनासिब नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, उनको अपनी जो सूरत हाल है उनको पता है कि जो उनकी ग्राउंड के अंदर जो है उनके पास जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, पंजाब में जो है नहीं उनके पास पहले या सिंध में, तो वो 2 सूबों में उनकी जो ख्वाब वो देख रहे थे, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बंदा जो है उसको ये एक पार्टी को साइडलाइन करके शायद इनके लिए कोई रास्ता हमवार होगा, वो हो नहीं रहा। और इसलिए एक दूसरे के साथ जो है विसाखियों का सहारा ले रहे हैं। वो नून लीग के साथ जो है एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नून लीग उनके साथ कर रही है। तो वो सीजनल पॉलिटिशियन है, और जो सदरे वाली पाकिस्तान वाली बात है वो तो तब होती कि इस पोजीशन में होते कि उनके पास बहुत ज्यादा कुछ सीटें होती तो वो कोई गिव एंड टेक की पोजीशन में होते। तो अभी तक तो ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया सर, आपका कमेंट आ गया। सत्तार खान साहब, 1 लाइनर कमेंट आपसे भी चाहेंगे, क्या मौलाना फजलुर रहमान अगले सदर बन सकते हैं? अब मुझे नहीं पता सदर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मीडिया पर्सनस को भी नहीं पता होता। सही। अनवारुल्लाह काकड़ का मिसाल आपके सामने, हम उससे पहले को 330 नाम गिनवा गए थे, सारे का सारा मीडिया, लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ के बारे में किसी ने नहीं कहा था। उस पर तो मैंने यहाँ तक कहा था, और वो लाइव में कहा था कि हमें मीडिया वालों को 10 दिन की छुट्टी पे चला जाना चाहिए, कि हमें यही नहीं पता चला कि केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा। उससे पहले तो हम बात करते रहे। अब आप इनके बारे में बात करेंगे प्रेसिडेंट होंगे कि नहीं होंगे, बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये भी कहना कबल अज़ वक्त है। सर, बड़ी अहम आपने बात की। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हम जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। ज़रा पब्लिक पोल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी पंजाब में कोई नया सरप्राइज़ देने में कामयाब होगी? 37% को ऐसा लगता है, जबकि 63% ऐसा नहीं मानते। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।